11 मार्च 2011 जापान में एक बहुत ही भयानक भूकंप आया जिससे पैदा हुई एक भयानक सुनामी। लेकिन ये उस दिन जापान की सबसे खतरनाक घटना तो बिल्कुल भी नहीं थी। जापान के फुकुशिमा में जो दर्दनाक हादसा हुआ उसका परिणाम कई सालों तक देखने को मिला और आगे भी मिलता रहेगा। भूकंप और सुनामी की वजह से आसपास के सारे पावर ग्रिड्स फेल हो गए और फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट के सारे पावर बैकअप्स भी फेल हो गए, जिससे न्यूक्लियर प्लांट को कूल डाउन करना इम्पॉसिबल हो गया और वहां हुआ एक मेल्ट डाउन जिससे निकली रेडिएशन ने तबाही मचा के रख दी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक वरदान तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसके अनगिनत फायदे हैं, चाहे डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे पावर जनरेशन में, स्पेस टेक में या और कहीं। लेकिन ये एक अभिशाप भी है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर के साथ एक बहुत बड़ी समस्या जुड़ी हुई है जिसका आज तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो समस्या क्या है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए, और अगर आप इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, कुछ नया जरूर मिलेगा। दरअसल वो समस्या ना ही मेल्टडाउन है, ना ही यूरेनियम की सप्लाई, ना ही न्यूक्लियर हीट, वो समस्या है न्यूक्लियर वेस्ट की। जितने भी कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो एनर्जी जनरेट करने के लिए एक प्रोसेस का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। इस प्रोसेस में बेसिकली एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे यूरेनियम 236 डीके होकर दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, और जब ऐसा होता है तो इस रिएक्शन की वजह से काफी सारी एनर्जी निकलती है जिसका इस्तेमाल पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए होता है। इस स्टीम को एक टरबाइन पे रिडायरेक्ट किया जाता है। टरबाइन स्टीम के प्रेशर की वजह से घूमती है और इससे जनरेट होती है बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जो आपके और हमारे घरों में सप्लाई होती है। अब ये सुनने में तो काफी सिंपल और आसान लग रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ आती है, आइए उसको जरा समझते हैं। यूरेनियम 236 जनरली 6 से 8 साल तक यूज होने के बाद ऑलरेडी इतनी एनर्जी रिलीज कर चुका होता है कि अब उसको न्यूक्लियर फिजन में यूज कर पाना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि उसकी एनर्जी खत्म हो गई है। ये जो यूरेनियम के फ्यूल रॉड्स हैं इनमें इतनी एनर्जी होती है कि ये हजारों सालों तक रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एमिट करते रह सके, जो किसी भी इंसान, जानवर या पेड़ पौधे के लिए काफी हानिकारक होती है। इतना कि ये आपको अलग अलग टाइप के कैंसर का मरीज बना सकती है, आपके डीएनए के साथ छेड़छाड़ कर सकती है और आने वाले जनरेशन को फिजिकल और मेंटल डिफॉर्मिटी दे सकती है। बच्चे लंगड़े रूले और दिमाग से थोड़े कमजोर पैदा होंगे। तो अब सवाल ये है कि इनके साथ क्या किया जाए। सिंपल सा आंसर तो ये है कि इनको ऐसी जगह रख दो कि ये बिना किसी डिस्टरबेंस के एकांत में हजारों सालों तक पड़े रहे। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। एक्चुअली आज दुनिया में कोई भी न्यूक्लियर वेस्ट ऐसी जगह पे नहीं रखा हुआ है जिसको कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज कहा जा सके, क्योंकि आज तक कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बना ही नहीं है इस प्रॉब्लम के लिए। ज्यादातर केसेस में ये न्यूक्लियर वेस्ट सेम पावर प्लांट में ही एक पानी से भरे पूल में स्टोर करके रखा जाता है। इनको पानी में इसलिए रखते हैं ताकि इस वेस्ट से निकलने वाली रेडिएशन को फैलने से रोका जा सके। लेकिन इस रेडिएशन की वजह से पानी का टेम्परेचर लगातार बढ़ते रहता है, जिसको उबलने से बचाने के लिए पंप्स और कूलिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, और इसके लिए चाहिए होती है इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो और पावर बैकअप भी फेल हो जाए तो सारा का सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा और न्यूक्लियर वेस्ट से निकलने वाले रेडिएशन को रोकने के लिए कुछ नहीं होगा। और एग्जैक्टली यही हुआ था 11 मार्च 2011 को फुकुशिमा में। एनीवेज 10 से 20 सालों तक न्यूक्लियर वेस्ट को उन कूलिंग पूल्स में रख के थोड़ा और ठंडा कर लिया जाता है, जिसके बाद इन रॉड्स को कंक्रीट और स्टील के कंटेनर में पैक करके रख दिया जाता है, क्योंकि कंक्रीट की वो मोटी लेयर रेडिएशन को ब्लॉक कर देती है। लेकिन ये भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये कंटेनर्स ना ही अर्थक्वेक प्रूफ है, ना ही ये सुनामी से बच सकते हैं, और ना ही ये इंसानों के बिना प्रैक्टिकल है, क्योंकि इनको सिक्योरिटी और मेंटेनेंस दोनों चाहिए होता है। इसलिए बिना इंसानों के ये कंक्रीट कास्ट इजीली डैमेज हो सकते हैं और रेडिएशन आसपास के एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकता है। इस धरती पे इंसान लगभग पिछले 2 लाख सालों से है, तो ये कहना मुश्किल है कि आगे जब तक ये न्यूक्लियर वेस्ट रहेगा, जब तक इससे रेडिएशन निकलती रहेगी, तब तक इंसान बचेंगे या नहीं, और अगर बच भी गए तो हमारी सिविलाइजेशन जिसको इस न्यूक्लियर वेस्ट का आइडिया है वो बची रहेगी कि नहीं। सोचो, इंडस वैली जैसी बड़ी सिविलाइजेशन सिर्फ 2000 साल जिंदा रह पाई, और आज भी हम उनकी सारी प्रैक्टिसेस और कल्चर को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आज से 2000 साल बाद क्या होगा कौन जाने। रोमन एम्पायर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मॉडर्न यूरोप और यूएस से भी ज्यादा पावरफुल सिविलाइजेशन थी, जब वो नहीं रही तो हम भी कहाँ ज्यादा दिन रहने वाले हैं। तो आखिर फिर इस खतरनाक वेस्ट की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जवाब दे
कौन होगा? इसके लिए एक लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज को बनाने की जरूरत है जो किसी भी सिविलाइजेशन से ज्यादा लंबे समय तक टिकी रह सके, जिसको इंसानों के सुपरविजन की जरूरत ना हो, जो बिना बिजली पानी के भी न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर कर सके और जो एक्चुअली में रियल सेंस में परमानेंट हो। और खुशी की बात यह है कि फिनलैंड ऐसा ही कुछ बना रहा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने में हेल्प करें। फिनलैंड ऐसा एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए परफेक्ट प्लेस है क्योंकि यहाँ लिटरली कोई अर्थक्वेक्स नहीं आते हैं। यहाँ सुनामी आने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है। यहाँ ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर जिससे कि इस परमानेंट फैसिलिटी को नुकसान पहुंचे उसके होने के चांसेस ऑलमोस्ट निल है। बाल्टिक सी कोस्ट के पास एक आइलैंड के 1500 फीट नीचे फिनलैंड बना रहा है दुनिया का सबसे पहला परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी। यहाँ एक लंबी सी टनल में जगह जगह पे कैविटीज बनाई जा रही हैं जिसमें ये न्यूक्लियर वेस्ट स्टोर करेंगे और एक बार सारी कैविटीज भर जाने के बाद इसको वापस मिट्टी से भरते हुए टनल को बंद कर देंगे। प्लान ये है कि साल 2120 तक इस टनल को पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। क्योंकि ये वेस्ट जमीन के इतने नीचे स्टोर किया जाएगा, ना तो इसको सिक्योरिटी की जरूरत होगी, ना ही मेंटेनेंस की और ना ही बिजली और किसी तरह के पानी या इंटरवेंशन की जरूरत होगी। लेकिन इसको खतरा है तो सिर्फ एक चीज से, चुल। जी हाँ, इंसानी खुजली से। एज ह्यूमन बींग्स हमारे अंदर हर उस अजीब चीज को जानने की इच्छा होती है जो हमें पता है कि शायद हमारे लिए रिस्की हो सकती है। हॉरर मूवीज में जब रात में वो डरावनी आवाजें आती हैं तब भी हीरोइन जंगल में चली ही जाती है क्योंकि उसको चुल है। इसी चुल के चक्कर में हमने पिरामिड्स को खोल दिया जो कि एक्चुअली में बनाया इसलिए गया था कि इजिप्ट के जो फेरोज है वहां मरने के बाद में फाइनली रेस्ट कर सके, उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, और हमने उसको भी खोल दिया और जगह जगह तो हम गड्ढे खोदते ही रहते हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आज से 2000 साल बाद अगर ऐसी ही किसी खुजली वाले इंसान को रैंडम टनल्स दिखे फिनलैंड में जमीन के 1500 फीट नीचे, तो वो खुजली के चक्कर में उस टनल को जाके खोदेगा नहीं। अगर ये न्यूक्लियर वेस्ट साइट फ्यूचर में ओपन हो गया तो इससे निकलने वाली रेडिएशन फ्यूचर जनरेशन को कॉन्टेमिनेट कर देगी। और सोच के देखो कि तब न्यूक्लियर नॉलेज अगर गायब हो चुकी हो तो क्या होगा। उस टाइम किसी को पता ही नहीं होगा कि ये न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है। उनकी तो पूरी की पूरी पीढ़ी ही साफ हो जाएगी ना। अब आज से 2000 साल बाद के लोगों को कैसे बताएं कि इस जगह के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने एक स्टडी की जिससे ये समझा जा सके कि इस डेंजर को फ्यूचर के जनरेशंस के साथ में कैसे कम्युनिकेट किया जाए। इस स्टडी में ये कंक्लूड किया गया कि एक ऐसा मैसेज बनाया जाए जो ये बता सके कि इस साइट पे जो कुछ भी है वो कितना ज्यादा अनइंटरेस्टिंग है और कितना अनइम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ कितना खतरनाक है। और फाइनली इस मैसेज को फाइनल किया गया। Sending this message was important to us. We considered ourselves to be a powerful culture. This place is not a place of honor. No highly esteemed deed is commemorated here. Nothing valuable is here. What is here was dangerous and repulsive to us. This message is a warning about danger. The danger is in a particular location. It increases towards the center. The center of a danger is here, of a particular size and shape, and below us. The danger is still present in your time as it was in ours. The danger is to the body and it can kill us. The form of the danger is an emanation of energy. The danger is unleashed only if you substantially disturb this place physically. This place is best shunned and left uninhabited. ये डिसाइड हुआ कि इस मैसेज को यूनाइटेड नेशंस के रिकॉग्नाइज्ड हर एक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा, यानी कि अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 हजार सालों में एटलीस्ट इनमें से एक लैंग्वेजेस तो बची ही रहेगी। लेकिन अगले 1000 सालों में न जाने क्या कुछ बदलेगा और बहुत हाई चांसेस हैं कि ये लैंग्वेजेस सरवाइव ना करें। क्या पता इंसान भी ना बचे। तो यही सेम मैसेज को बिना किसी लैंग्वेज के सपोर्ट के भी कन्वे कर पाना इम्पोर्टेंट है। स्टडी में बताया गया कि हमें इस जगह की लैंडस्केप को इस तरीके से बनाना होगा कि देख के ही खतरा समझ आ जाए। पत्थर, कांटे, बंजर जमीन, इन सब का यूज करना होगा। इंसान की क्यूरियोसिटी को दबाने के लिए ये भी कहा गया कि इस साइट पे पत्थरों के ऊपर चित्र बना के यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताया जाए। इसी के साथ ऐसे भयावह पिक्चर पत्थरों पे बनाए जाए जिससे कि क्लियर हो सके कि यहाँ खतरा है जिसको कि छूने पे इंसान मर सकता है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि तब भी इंसान धरती पे हो। संभव है कि 10,000 साल बाद जो स्पीसीज उस साइट को ढूंढे वो इंसान हो ही ना। फिर उनको कैसे बताए कि यहाँ खतरा है।
कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसके लिए बेस्ट अप्रोच ये होगी कि इस जगह को सील करने के बाद में छोड़ दिया जाए, इस जगह के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए जाए और आसान भाषा में कहें तो इसे भुला दिया जाए। लेकिन क्या इंटरनेट, बुक्स और इंफॉर्मेशन से भरी इस दुनिया में इतने बड़े स्ट्रक्चर को भुला पाना संभव होगा? अब इसका जवाब न मुझे मिलेगा न आपको, लेकिन आप हमारे चैनल को भूल न जाएं, इसलिए जाने से पहले वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।